तो चलिए बच्चों, आज हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन पढ़ेंगे। फ्रिक्शन में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप पीवाईक्यू उठा करके देखें तो मेंस में, एडवांस में और नीट में इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, आगे भी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आगे चल के दूसरे चैप्टर्स आप पढ़ाई करेंगे उसमें भी इनका यूज़ देखने को मिलेगा। तो इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। इस पूरे लेक्चर को नोट्स बनाइएगा, समझ समझ के पढ़िएगा। यहाँ पे अगर आपने अच्छे से देख लिया तो स्टैटिक फ्रिक्शन में आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम निशांत कुमार है और अग्रणी एडुसर के चैनल पे आपका स्वागत है। मैं सब्सक्राइब करने के लिए कभी नहीं कहता, क्योंकि अगर आपको अच्छा लगेगा, अगर आप देखेंगे, अगर आपको ऐसा लगेगा कि इस चैनल पे आपका ग्रोथ हो रहा है तो आप डेफिनेटली सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए, स्टैटिक फ्रिक्शन बच्चों, ये फ्रिक्शन तब लगता है जब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता है। मैंने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था। मान लो ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं और ये दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में डेफिनेटली एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट है, तो फ्रिक्शन फोर्स होगा। अगर इनके बीच में इस तरीके से स्लिपिंग हो गया तो स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगा। स्लिपिंग होते ही काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करना शुरू कर देगा और दोनों ब्लॉक अगर साथ साथ में मूव कर रहे हैं तो उस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। अब मान लो एक ब्लॉक ऐसे है, उसके ऊपर दूसरे ब्लॉक को हमने ऐसे रख दिया। आप ऐसे अज्यूम करके चलो, मैंने इस ब्लॉक को लिया, ये सरफेस ऐसे है, इस सरफेस के ऊपर हमने ऐसे इस ब्लॉक को रख दिया। ये ब्लॉक ऐसे रुका हुआ है, स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से रुका हुआ है। स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है ब्लॉक का, इस ब्लॉक का mg वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा होगा। mg का एक कंपोनेंट mg साइन थीटा मेरे हैंड के तरफ लग रहा होगा और एक स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा पीछे की तरफ ऐसे। mg साइन थीटा को ये स्टैटिक फ्रिक्शन बैलेंस कर रहा होगा और जैसे ही हम थीटा बढ़ाएंगे स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप mg साइन थीटा को मैनेज करते जाएगा। एक ऐसा टाइम आएगा जब टाइम के बाद ये ब्लॉक स्लाइड करना शुरू कर देगा। मेरा हैंड थोड़ा रफ है तो ये टॉपलिंग कर रहा है, लेकिन ऐसे सपोज करके चलो ये स्लाइड करना शुरू कर देगा। जब स्लाइड करेगा तो अब जैसे ही स्लाइड करना शुरू किया वैसे ही अब उस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगना शुरू हो जाएगा। आपको मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं। ये एक सरफेस है और उस सरफेस के ऊपर हमने इस ऑब्जेक्ट को रख दिया ऐसे। इस ऑब्जेक्ट का mg लग रहा होगा वर्टिकली डाउनवर्ड और mg का एक कंपोनेंट mg साइन थीटा ऐसे लग रहा होगा डाउन द इंक्लाइन। इसको इंक्लाइंड प्लेन मान लेना, डस्टर को इंक्लाइंड प्लेन मान लेना। और उस mg साइन थीटा को स्टैटिक फ्रिक्शन पीछे की तरफ जो लग रहा है वो बैलेंस कर रहा होगा। अगर इस केस में हॉरिजॉन्टल से थीटा हम थोड़ा इंक्रीज करेंगे तो एक ऐसा टाइम आएगा जब उस टाइम के बाद ये ब्लॉक इसके ऊपर स्लिप करना शुरू कर देगा। थीटा हमने इंक्रीज किया, ये स्लिप कर गया। जैसे ये स्लिप किया तो जस्ट अबाउट टू स्लिप के केस में होगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन तब तक लग रहा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गया होगा। लेकिन जैसे ही स्लिपिंग शुरू होगा तो अब स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगा, उस केस में काइनेटिक फ्रिक्शन लगना शुरू हो जाएगा। इन्हीं सारी चीज़ों को हम इस लेक्चर में अच्छे से स्टडी करेंगे और स्टैटिक फ्रिक्शन का डेफिनेशन लिखेंगे। इट एक्ट्स अ टाइप ऑफ फ्रिक्शन फोर्स विच एक्ट्स व्हेन देयर इज a tendency of relative motion। रिलेटिव मोशन है नहीं, रिलेटिव मोशन का टेंडेंसी है। यहां पे लिख लेना नो रिलेटिव मोशन, नो रिलेटिव मोशन। बच्चों, जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ना, वो एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स का क्या मतलब है वो समझिए जरा। एक ऐसा फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एज पर सिचुएशन चेंज हो जाए उसको हम सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स बोलेंगे। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंजेस एज पर सिचुएशन या कंडीशन बोल दो। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंजेस एज पर कंडीशन, तो ये होगा सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स।
आगे देखते हैं बच्चे, इस सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स को एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। मान लो बेटा, ये एक एग्जाम्पल लिया मैंने और हमने एक सरफेस लिया, वो सरफेस है रफ, और इस सरफेस पे हमने इस तरीके से एक ब्लॉक रखा। ब्लॉक का मास है m, और उस m मास के ब्लॉक पर हमने एक फोर्स लगा दिया F = 10 न्यूटन का। अगर ये ब्लॉक रेस्ट पर है तो जाहिर सी बात है कि 10 न्यूटन फोर्स सफिशिएंट नहीं है इस ब्लॉक को एक्सेलरेट करने के लिए। ब्लॉक पहले भी रुका हुआ था, 10 न्यूटन फोर्स लगने के बाद भी रुका हुआ है। तो इस ब्लॉक पर जिस तरफ 10 न्यूटन फोर्स लगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा और वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, और इस स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 10 न्यूटन के बराबर होगी। स्टैटिक फ्रिक्शन = 10 न्यूटन, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन की कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है, वो ड्राइविंग फोर्स के बराबर हो जाता है अगर ब्लॉक रेस्ट पर है। तो यहाँ पे आपने ब्लॉक को रखा तो कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा था, ब्लॉक के ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो एक फ्रिक्शनल फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन लगना शुरू हो गया। अगर ये ब्लॉक रेस्ट पर है तो उस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन 10 न्यूटन लग रहा होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो बेटा ये एक इंक्लाइंड प्लेन है और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमने यहाँ पे थीटा ले लिया, और इस इंक्लाइंड प्लेन पे एक ब्लॉक रख दिया हमने m मास का। काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि ये ब्लॉक स्लाइड कर जाए, लेकिन हमने इस सरफेस को रफ बना दिया। रफ सरफेस हुआ तो इस तरफ लग रहा होगा बच्चे mg sin थीटा, और जैसे ही mg sin थीटा लगेगा इस ब्लॉक की टेंडेंसी है स्लाइड करने की, लेकिन ये ब्लॉक अभी रेस्ट पर है, स्लाइड नहीं कर रहा होगा। यानी कि इस ब्लॉक और सरफेस के बीच में एक फोर्स लग रहा होगा, और वो फोर्स और कोई नहीं फ्रिक्शनल फोर्स होगा, और वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, और उस स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू mg sin थीटा के बराबर होगा। ले बेटा, mg sin थीटा के बराबर आ गया स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू और उसका डायरेक्शन एज पर सिचुएशन चेंज होता है। इसी केस में थोड़ा सा मॉडिफाई करके एक और डायग्राम बनाते हैं। ये एक और इंक्लाइंड प्लेन है और ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है, ये ब्लॉक है m मास का ब्लॉक। अब इस ब्लॉक पे हमने एक्सटर्नल फोर्स F लगा दिया ऐसे, और ये F ऐसे लगाया कि ये जो ब्लॉक है ना वो जस्ट अबाउट टू मूव है। तो अब इस केस में इस ब्लॉक का अप द इंक्लाइन मूव करने की टेंडेंसी है, तो इस ब्लॉक का अपना एक फोर्स तो ऐसे लग रहा होगा बेटा mg sin थीटा, और दूसरा इस ब्लॉक की अप द इंक्लाइंड मूव करने की टेंडेंसी है, तो डाउन द इंक्लाइंड एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा, और वो और कोई नहीं बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। आई होप क्लियर है। आपको पता ही है F की वैल्यू mg sin थीटा प्लस स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर होगा। हमें वो नहीं देखना है, हमें बस इस केस में ये चेक करना था कि स्टैटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो गया। जो पहले अप द इंक्लाइंड लग रहा था वो अब डाउन द इंक्लाइंड लग रहा होगा। इस तरीके से स्टैटिक फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, ये प्रूफ होता है। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन एज पर रिक्वायरमेंट चेंज होगा। एक और टॉपिक पढ़ते हैं इसी में, लिमिटिंग फ्रिक्शन। फिर एक बढ़िया सा एग्जांपल लेंगे और सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो टॉपिक है बेटा लिमिटिंग फ्रिक्शन। और इसको हम FL से रिप्रेजेंट करते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन ये एक स्टैटिक फ्रिक्शन ही होता है, लेकिन जब स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा तो वो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन को डिफाइन करेंगे मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ static friction after which a block
can start moving. Maximum possible value of static friction after which a block can start moving. तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है बेटा वो F लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू के बराबर होता है। डेफिनेशन से क्लियर है? ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है उसका फॉर्मूला होता है म्यू स्टैटिक इनटू नॉर्मल रिएक्शन। म्यू स्टैटिक इनटू नॉर्मल रिएक्शन। यहां पे इस म्यू स्टैटिक के बारे में थोड़ी बहुत बातें करते हैं। पहली बात तो ये है, इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरी बात, टेल्स अबाउट द रफनेस, यानी कि रफनेस जितना ज्यादा होगा म्यू स्टैटिक की वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा। एक और बात ध्यान रखिएगा कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है बच्चों एफ स्टैटिक, ये म्यू स्टैटिक, ये म्यू स्टैटिक की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू काइनेटिक होता है। ये कलर दिख रहा है बोर्ड पे, थोड़ा दिक्कत है इस कलर में। म्यू स्टैटिक की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू काइनेटिक होता है। म्यू स्टैटिक इज ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू काइनेटिक, ये ध्यान रखिएगा। इतनी बातें काफी हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू स्टैटिक के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। जो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी, जो हमने अभी डिस्कस किया, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, वही लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है और उसका फॉर्मूला म्यू स्टैटिक इनटू नॉर्मल होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला है, जो कि लिमिटिंग फ्रिक्शन के फॉर्मूले वाला ही यूज हो जाएगा इस केस में। तो म्यू स्टैटिक इनटू नॉर्मल रिएक्शन। जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है बच्चे वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और लेस देन इक्वल टू एफ लिमिटिंग होता है। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू म्यू स्टैटिक इनटू नॉर्मल। ये स्टैटिक फ्रिक्शन की बातें हैं। इतनी बातें हमने यहाँ पे देखी, इनको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं जिस एग्जाम्पल से आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। ग्राफ वगैरह भी ड्रॉ करेंगे और सब अच्छे से समझेंगे। एग्जाम्पल है, ये एक सरफेस है और इस सरफेस पे हमने एक ब्लॉक रखा है ऐसे। उस ब्लॉक का मास 10 किलोग्राम मान लो, और उस 10 किलोग्राम ब्लॉक पर हमने एक फोर्स एक्सर्ट कर दिया ऐसे F। ये सरफेस रफ है और यहाँ पे म्यू स्टैटिक की वैल्यू 0.11 गिवन है और म्यू काइनेटिक की वैल्यू 0.1 गिवन है। तो देखिए क्या होगा। हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ छोड़, पहले एक चार्ट बनाते हैं। F और ये एक्सटर्नल फोर्स है और इस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन और एक्सेलरेशन, ये एक चार्ट बनाते हैं। सबसे पहले इस केस में हम निकालेंगे
स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन कितनी होगी, एफ स्टैटिक मैक्स इज इक्वल टू एफ लिमिटिंग इज इक्वल टू म्यू स्टैटिक इनटू नॉर्मल रिएक्शन। म्यू स्टैटिक की वैल्यू 0.11 होगी और इस केस में नॉर्मल ऊपर की तरफ लग जाएगा जो कि 10G के बराबर होगा। 10 इंटू जी की वैल्यू 10 ले लो तो ये 100 हो जाएगा, यानी कि एफ लिमिटिंग की वैल्यू कितना हो गया बेटा, 11 न्यूटन आ गया। अब इस केस में एफ काइनेटिक चेक कर लेते हैं हम लोग, स्टैटिक फ्रिक्शन देख ले, काइनेटिक फ्रिक्शन देखते हैं कितना होगा। तो एफ काइनेटिक इज इक्वल टू म्यू काइनेटिक इंटू नॉर्मल एन, तो म्यू काइनेटिक की वैल्यू 0.1 इंटू नॉर्मल की वैल्यू 100, यानी कि एफ काइनेटिक इज इक्वल टू 10 न्यूटन आ गया। मैंने आपको बोला था ना स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन कम होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 11 न्यूटन है। यही रीज़न है कि एक टेबल अगर रखा होगा और उस टेबल को आप पुश करना शुरू करो, यहाँ पे इमेजिन करो सामने एक टेबल है, उस टेबल को आप पुश कर रहे हो, तो पहले थोड़ा सा फोर्स लगाए, मूव नहीं किया, थोड़ा और फोर्स लगाए, मूव नहीं किया, यानी कि आपने जितना फोर्स लगाया सरफेस ने स्टैटिक फ्रिक्शन उतना दे दिया, ब्लॉक और सरफेस के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन पीछे की तरफ उतना लग गया। आपने थोड़ा और फोर्स लगाया तो ब्लॉक और सरफेस के बीच में थोड़ा और स्टैटिक फ्रिक्शन लग गया, थोड़ा और लगाया, ब्लॉक और सरफेस के बीच में थोड़ा और स्टैटिक फ्रिक्शन लग गया और आपकी फोर्स को वो बैलेंस कर रहा होगा। आपने और थोड़ा फोर्स लगाया, फिर वो मूव करना शुरू करेगा और एक बार वो मूव करना शुरू कर दिया, देन आपको मूव करने के टाइम में जितना फोर्स लगाया था उससे थोड़ा कम फोर्स अब लगाना पड़ेगा जब वो मूव करना शुरू कर दिया तब। उसका रीज़न यही है, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा है, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है। अब इस ब्लॉक को इस सरफेस पे मूव करने के लिए हमें मैक्सिमम 11 न्यूटन फोर्स की 11 न्यूटन फोर्स से ज़्यादा की ज़रूरत है। यानी कि अगर हम इस केस में एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू 1 न्यूटन डालते हैं तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू 1 न्यूटन। तो इस केस में ग्राउंड और ब्लॉक के बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स लग जाएगा और वो F स्टैटिक 1 न्यूटन आ जाएगा। जब स्टैटिक फ्रिक्शन 1 न्यूटन आया तो यहाँ पे लिख दो स्टैटिक फ्रिक्शन भी 1 न्यूटन हुआ, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लिए तो एक्सेलरेशन हो गया 0। अब इस स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ाओ, आप इसको बढ़ा करके 2 न्यूटन कर दो, सॉरी स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं, आप इस F एक्सटर्नल की वैल्यू बढ़ाओ, इसको बढ़ा करके 2 न्यूटन कर दिए तो सरफेस और ब्लॉक के बीच में, बेटा सरफेस और ब्लॉक के बीच में 11 न्यूटन तक स्टैटिक फ्रिक्शन लग सकता है। तो 2 न्यूटन तो ये ऑफर कर ही देगा, ये लग गया 2 न्यूटन, आपने फोर्स लगाया 2 न्यूटन का, स्टैटिक फ्रिक्शन लग गया 2 न्यूटन का। तो जब आपने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, स्टैटिक फ्रिक्शन लग गया 2 न्यूटन का और एक्सेलरेशन हो गया 0। फिर आपने यहाँ पे F की वैल्यू हटाया और 2 से बढ़ा करके 10 कर दिया, आपने एक्सटर्नल फोर्स 10 न्यूटन लगाया तो यहाँ पे ब्लॉक और सरफेस के बीच में 10 न्यूटन का स्टैटिक फ्रिक्शन लग जाएगा और इस केस में एक्सटर्नल फोर्स है बेटा 10 न्यूटन, स्टैटिक फ्रिक्शन है 10 न्यूटन, एक्सेलरेशन है 0। फिर आपने थोड़ा और फोर्स बढ़ाया, इस 10 न्यूटन से बढ़ा करके आपने 11 न्यूटन कर दिया। तो ये ले बेटा आपके थ्रू लगाया हुआ 11 न्यूटन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन देखना, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 11 न्यूटन है, यानी कि ब्लॉक और सरफेस के बीच में मैक्सिमम वैल्यू 11 न्यूटन तक लग सकता है। जैसे ही आपने 11 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स लगाया बेटा, वैसे ही आपको 11 न्यूटन का स्टैटिक फ्रिक्शन मिल गया, एक्सेलरेशन फिर हो गया 0। अब ठहर जाओ, स्टैटिक फ्रिक्शन ने अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक ओपोज कर दिया है, अब इसकी औकात इससे ज़्यादा की नहीं है, इससे ज़्यादा ये ऑफर नहीं कर सकता रिएक्शन। तो अब अगर आपने थोड़ा और फोर्स बढ़ाया, आपने 11.01 न्यूटन अगर फोर्स लगा दिया तो अब ये स्टैटिक फ्रिक्शन लगना बंद हो जाएगा और इस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन ना लग के बेटा काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, F काइनेटिक, क्योंकि अब ये मूव कर जाएगा। तो जब आपने 11 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स लगाया
11.01 न्यूटन, तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगना बंद हो जाएगा और यहाँ पे अब काइनेटिक फ्रिक्शन लग जाएगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू काइनेटिक इनटू नॉर्मल होता है बेटा। म्यू काइनेटिक की वैल्यू 0.1 और नॉर्मल की वैल्यू 100, यानी कि ये लग जाएगा 10 न्यूटन। तो जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन इस केस में कितना होगा बेटा, ये ब्लॉक मूव करना स्टार्ट करेगा और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स अपॉन मास होता है। तो नेट फोर्स है, आपने राइट साइड में 11.01 लगाया और लेफ्ट साइड में काइनेटिक फ्रिक्शन लग गया बेटा 10 न्यूटन का, और 10 न्यूटन का काइनेटिक फ्रिक्शन, यानी कि 11.01 माइनस 10 अपॉन मास है 10, तो ये हो जाएगा 1.01 अपॉन 10, तो हमें मिल जाएगा 0.101 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन मिल गया। एक्सेलरेशन की वैल्यू 0.101 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऊपर वाला दिख रहा है, यस। तो इतना हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा, यानी कि 0.101 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया। आई होप ये पूरा थियरी आपको समझ में आया होगा। पहले थोड़ा कम फोर्स लगाया तो काइनेटिक फ्रिक्शन मैनेज कर लिया, थोड़ा और लगाया तब भी मैनेज कर लिया, थोड़ा और लगाया तब भी मैनेज कर लिया, 11 के बराबर लगाया तब भी मैनेज कर लिया था, 11 के बराबर लगाया आपने एक्सटर्नल फोर्स तो स्टैटिक फ्रिक्शन 11 न्यूटन लग गया और एक्सेलरेशन आ गया 0। अभी मूव नहीं कर रहा, लेकिन जस्ट अबाउट टू मूव का केस आ गया। अगर आपने उसमें 0.1 न्यूटन भी फोर्स ऐड कर दिया तो ब्लॉक मूव करना शुरू कर देगा। देख लो यहाँ पे 11.01 न्यूटन फोर्स लगाया तो स्टैटिक फ्रिक्शन हट गया। स्टैटिक फ्रिक्शन बोल देगा भाई मेरा जॉब ओवर हो गया, मैंने जितना अपोज करना था कर दिया, अब मैं हट रहा हूँ, अब काइनेटिक फ्रिक्शन तू आ जा। तो अब यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के इंटू एन 10 न्यूटन के बराबर लगेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन 10 न्यूटन लग गया तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 0.101 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग एक चेक करते हैं ग्राफ, उस ग्राफ से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। छोटे से जगह पे छोटा सा ग्राफ बनाएंगे। ये है फ्रिक्शन फोर्स और ये है एक्सटर्नल फोर्स। देखना बेटा, जैसे जैसे हम फोर्स एक्सटर्नल लगाते जा रहे थे वैसे वैसे फ्रिक्शन की वैल्यू भी बढ़ती जा रही थी। एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाया, फ्रिक्शन की वैल्यू भी बढ़ी। तो 0 से शुरू करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू बढ़ाया, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बढ़ते गई बढ़ते गई बढ़ते गई बढ़ते गई बढ़ते गई, 11 के बराबर कर दिया आपने। तो जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स आपने 11 न्यूटन किया वैसे ही इस केस में जैसे ही आपने एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू 11 न्यूटन किया बेटा, वैसे ही इस केस में फ्रिक्शनल फोर्स अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होगा और वो मैक्सिमम वैल्यू 11 न्यूटन हो जाएगा और ये लिमिटिंग फ्रिक्शन आ गया। फिर अगर आपने और बढ़ाया, इसको थोड़ा सा भी और बढ़ाया, तो अब इस केस में फ्रिक्शनल फोर्स डिक्रीज हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। ये देखो बेटा, फ्रिक्शनल फोर्स डिक्रीज हो गया, 10 न्यूटन हो गया, तो फ्रिक्शनल फोर्स हो गया 10 न्यूटन और ये हो जाएगा बेटा काइनेटिक फ्रिक्शन। और उसके बाद ये डिक्रीज हो गया और अब आप कितना भी बढ़ा लो फोर्स, कितना भी फोर्स बढ़ा लो, अब फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू 10 न्यूटन ही रह जाएगी। यानी कि यहाँ पे कोई बड़ा सा टेबल रखा हुआ है, उस टेबल पे हमने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया तो उधर से वापस से स्टैटिक फ्रिक्शन 1 न्यूटन मिल गया, ब्लॉक रुका हुआ है। 2 न्यूटन का लगाया, 2 न्यूटन मिल गया, ब्लॉक रुका हुआ है। ऐसे ही हमने 10 न्यूटन का लगाया, 10 न्यूटन मिल गया, ब्लॉक रुका हुआ है। 11 न्यूटन लगाया, 11 न्यूटन का मिल गया, अभी भी ब्लॉक रुका हुआ है, लेकिन द ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू मूव। अगर आपने थोड़ा सा भी ज़्यादा लगाया तो अब वो मूव करना शुरू कर देगा। यानी कि आपने 11.01 न्यूटन लगाया तो ब्लॉक मूव करना शुरू कर देगा और फ्रिक्शन फोर्स वहाँ पे 11.01 नहीं बेटा, 11 भी नहीं बेटा, 10 न्यूटन लगेगा।
काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। आपने फोर्स 11.01 लगा दिया, लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा 10 न्यूटन। अब आप उस पर और फोर्स लगाओ, 20 न्यूटन लगाओ, फ्रिक्शन फोर्स 10 ही लगेगा। 100 न्यूटन लगा दो आप, फ्रिक्शन फोर्स 10 ही लगेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा डिक्रीज हो गया है फ्रिक्शन फोर्स, और एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाते जाओ, फ्रिक्शन फोर्स कांस्टेंट हो गया। अगर इसी में हमने एक और ग्राफ ड्रॉ करना चाहा एक्सेलरेशन का, एक्सटर्नल फोर्स और एक्सेलरेशन का ग्राफ, तो देखना क्या होगा। ये रहा 11 न्यूटन, और जब आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे थे 0 पर, एक्सेलरेशन भी 0, 1 पर 0, 2 पे 0, 10 पे 0, 11 पर भी 0 है। तो आप फोर्स बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते 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 कितना भी बढ़ा लो, एक्सेलरेशन है 0, और इस केस में एक्सेलरेशन 0 हुआ। जैसे ही आपने 11.01 एक्सटर्नल फोर्स लगाया, एक्सेलरेशन की वैल्यू 0.101 आ गई, यानी कि फोर्स अब थोड़ा और बढ़ाया आपने तो एक्सेलरेशन की वैल्यू बढ़ जाएगी, और ये रही एक्सेलरेशन की वैल्यू। और इस वैल्यू के बाद, यानी कि 11 न्यूटन के बाद, अब आप फोर्स लगाते जाओ, एक्सेलरेशन भी बढ़ता जाएगा, फोर्स भी बढ़ेगा, एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा। इस तरीके से ये ग्राफ हुआ। अब आपको समझ में तो आ गया होगा। अगर आप यहाँ पे 100 लगाओगे तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन तो 10 ही है, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 100 माइनस 10 अपॉन मास है 10, तो 90 अपॉन 10 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे 0.1 के बाद वो 9 हो जाएगा। तो एक्सटर्नल फोर्स अगर आपने बढ़ाया तो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी बढ़ जाएगा। ये ग्राफ आप ध्यान रखिएगा, ये ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्राफ है, खासकर टॉपर बनने के लिए आप बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा। जी एडवांस में टॉपर बनने के लिए इसको ध्यान रखिएगा। नीट के बच्चे, आपने इस साल का पेपर देख ही लिया, नीट का पेपर भी अब ठीक ठाक आ रहा है, फिजिक्स में टफ आ रहा है, क्वेश्चन हिल नहीं रहा था, इसलिए मैं यहाँ पे लेवल उठा करके पढ़ा रहा हूँ। आप हमारे साथ पढ़ते हुए चलिए। एक बार में किसी बच्चे को ना समझ में आए, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, लेकिन लेवल हाई करके ही पढ़ो। मैंने ग्राउंड से लेकर के हर एक चीज़ एक्सप्लेन किया है, आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब न्यूमेरिकल्स करते हैं इस पर। अब न्यूमेरिकल खेलेंगे हम लोग। ये एक सरफेस है, इस सरफेस पे एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा ब्लॉक रख दिया मैंने। इस ब्लॉक का मास 5 किलोग्राम मान लो, और इस ब्लॉक पे हमने ऐसे एक फोर्स लगा दिया 30 न्यूटन का, और इस ब्लॉक को हमने ऊपर से एक एक्सटर्नल फोर्स लगा करके प्रेस कर दिया है। ये ले बेटा एक्सटर्नल फोर्स लग गया। अब इस केस में मान लो बेटा यहाँ पे म्यू की वैल्यू 0.5 गिवन है। हमें नहीं पता, हमें ये नहीं पता कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन है कि काइनेटिक फ्रिक्शन है, बस यहाँ पे म्यू की वैल्यू 0.5 गिवन है। तो अब इस केस में कह रहा है कि इस फोर्स की मिनिमम वैल्यू बताओ ताकि ये ब्लॉक रेस्ट पर रहे। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल फोर्स so that the block does not move। ये क्वेश्चन है। चलिए ट्राई करते हैं। इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा ब्लॉक 5 किलोग्राम का, इस प्यारे से ब्लॉक पर प्यारा सा फोर्स लग रहा होगा 5G यानी कि 50 न्यूटन नीचे की तरफ। इस पर नॉर्मल फोर्स लग जाएगा ऊपर की तरफ, और जैसे ही आपने इस पर 30 न्यूटन का फोर्स ऐसे लगाया वैसे ही पीछे की तरफ एक फोर्स लग जाएगा, और वो फोर्स होगा बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन। आई होप इतना क्लियर है।
लेकिन ये स्टैटिक फ्रिक्शन इतना ना होकर के अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर होगा। आपने ऊपर से प्रेस भी कर रखा है तो ये ले बेटा एक्सटर्नल फोर्स लग गया। ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे फोर्स की मिनिमम वैल्यू पूछा है, मिनिमम वैल्यू बताना है। अगर उससे थोड़ा भी और ज़्यादा आपने लगा दिया तो मूव करना शुरू कर देगा। तो जस्ट अबाउट टू मूव का केस होगा। तो जब ब्लॉक जस्ट अबाउट टू मूव का केस में होगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर होगा और वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है बच्चे वो लेस देन और इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है कितनी, 30 न्यूटन। वो लेस देन और इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होता है बेटा, म्यू स्टैटिक इनटू नॉर्मल एन। यहाँ पे नॉर्मल निकालते हैं, नॉर्मल है ऊपर की तरफ प्लस नॉर्मल है ऊपर की तरफ इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स प्लस 50 है नीचे की तरफ। तो F एक्सटर्नल प्लस 50 लग जाएगा नीचे की तरफ। तो यहाँ पे 30 शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू स्टैटिक की वैल्यू 0.5 इंटू नॉर्मल की वैल्यू F एक्सटर्नल प्लस 50 हुआ। यानी कि 30 शुड बी लेस देन और इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो 0.5 F एक्सटर्नल और प्लस 50 इंटू 0.5 करोगे 25 आ जाएगा। इस 25 को इस तरफ लेके आओ तो 30 में से 25 घटेगा तो 5 हो जाएगा। इज लेस देन और इक्वल टू 0.5 एक्सटर्नल फोर्स। यानी कि एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 10 न्यूटन आ गया। ग्रेटर देन इक्वल टू 10 न्यूटन का मतलब हुआ कि इस एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू या तो 10 होना चाहिए या 10 से ज्यादा होना चाहिए। तो एक्सटर्नल फोर्स की मिनिमम वैल्यू कितनी मिल गई बेटा, ये ले बेटा 10 न्यूटन मिल गई। ये रहा आंसर। आई होप इतना क्लियर है, नीचे वाला दिख रहा है। यस, वीडियो को पॉज करके जरा इतना नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है ये एक वेज है, इस वेज पर एक ब्लॉक ऐसे चिपका हुआ है। इस ब्लॉक का छोटा सा मास है m और इस ब्लॉक को आगे, इस वेज को आगे की तरफ हमने a एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर दिया है। ब्लॉक और सरफेस के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू गिवन है। बस इतना ही क्वेश्चन है। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन a so that the block small m does not slide। वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए, मैं डिस्कस करता हूं, आप मैच कीजिएगा। इस छोटे से नन्हे से m ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना दो। ये m मास का ब्लॉक, इस m मास के ब्लॉक का mg लग रहा होगा डाउनवर्ड, और अगर ये रेस्ट पर है तो ऊपर के तरफ लग रहा होगा बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन। इतना क्लियर है। एक और फोर्स लग रहा होगा, जैसे ये आगे की तरफ मूव कर रहा होगा इस ब्लॉक पर पीछे की तरफ एक शूडो फोर्स लगेगा, यानी कि ये ब्लॉक इस बड़े वाले वेज को शूडो फोर्स से पुश करेगा तो ये वेज इस ब्लॉक को नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड कर देगा और इस तरफ मिल जाएगा नॉर्मल रिएक्शन। अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे बाहर खड़ा है, ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, इनर्शियल फ्रेम हमने ले लिया, तो इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इसका इक्वेशन लिखो। तो इस ऑब्जर्वर को दिखेगा कि ये mg स्टैटिक फ्रिक्शन को बैलेंस कर रहा होगा, यानी कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू mg। दूसरा, ये जो नॉर्मल रिएक्शन है वही नॉर्मल रिएक्शन इस ब्लॉक पर आगे की तरफ लग रहा होगा,
नॉर्मल रिएक्शन, तो यही नॉर्मल रिएक्शन इस ब्लॉक का मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा। तो नॉर्मल इज इक्वल टू एम ए मिल गया। ठीक है, इसको डब्बे में पैक करके रख दो। आगे देखना, हम सबको पता है बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। वी ऑल नो दिस। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू mg के बराबर है, यानी कि mg लेस देन और इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन बेटा म्यू इनटू नॉर्मल के बराबर होता है, यानी कि mg इज लेस देन इक्वल टू म्यू इनटू नॉर्मल की वैल्यू कितना बेटा m इंटू ए के बराबर है। ये ले, हम जानते हैं m और m आपस में निपट जाएंगे और एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू g अपॉन म्यू हुआ। ये हुआ आंसर। लेकिन हमसे ये इनइक्वालिटी नहीं पूछा था, हमसे पूछा था एक्सेलरेशन की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो एक्सेलरेशन ग्रेटर देन इक्वल टू जी अपॉन म्यू का मतलब है एक्सेलरेशन या तो जी अपॉन म्यू के बराबर होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो इस एक्सेलरेशन की मिनिमम वैल्यू जी अपॉन म्यू के बराबर होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ये रहा आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन करेंगे। मस्त बारिश आ रही है, सुहाना सा मौसम, सावन का महीना, सावन का महीना आया है घटा से बरसा पानी। और इसी में हम क्वेश्चन करेंगे फटाफट फटाफट। बढ़िया सा एक और क्वेश्चन, ये लो बेटा ग्राउंड। इस ग्राउंड पर कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट रखा हुआ है। ये मेरी तरह तुम डिस्को लाइन मत खींचना, तुम सही लाइन खींच लेना। ऐसे कुछ अरेंजमेंट गिवन है और यहाँ पर एक छोटा सा ब्लॉक, जिस छोटे से ब्लॉक का छोटा सा मास है m, वो है इस ब्लॉक का मास 4m गिवन है। और यहाँ पे एक छोटा सा नन्हा सा पुल्ली लगा हुआ है और इस पुल्ली, छोटा सा नहीं बड़ा सा पुल्ली लगाएंगे। इस ब्लॉक से एक स्ट्रिंग आकर के पुल्ली से लिपटा हुआ है और इस तरीके से आगे जाएगा। यहाँ एक और पुल्ली लगा हुआ है और छोटा सा पुल्ली लगा हुआ है। इस पुल्ली से होते हुए इस तरीके से एक 2m का ब्लॉक हैंग कर रहा है। ये अरेंजमेंट है। यहाँ पे कहा यह गया है कि इस ब्लॉक और इस सरफेस के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, बाकी सब सरफेस म्यू इज इक्वल टू 0 है। कंडीशन ऐसा है, पुल्ली एंड स्ट्रिंग आर आइडियल। आइडियल का मतलब आप समझ ही गए होंगे। अगर हमने इस वेज के ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स F लगा दिया तो कह रहा है फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ F so that the smaller block small m does not slide। ये कैसे? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा इतना। ये ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा। वीडियो को पॉज करके जरा ट्राई कीजिए, ट्राई करो। आई होप बेटा आपने ट्राई कर लिया होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा सा सुंदर सा क्वेश्चन है। जब भी मैं आपको बोलूँ ट्राई करने के लिए, वीडियो को पॉज करके आप ट्राई भी कीजिए। वो इम्पोर्टेंट है। चलिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ, अब आप देखेंगे। बेटा इस 2m ब्लॉक को देखना, यहाँ पे 2mg लग जाएगा नीचे की तरफ, 2mg ऊपर के तरफ लग जाएगा टेंशन T।
नीचे की तरफ लगा 2 mg, ऊपर की तरफ लग जाएगा टेंशन T। अगर ये ब्लॉक रुका हुआ है तो ये स्ट्रिंग तन जाएगी, लेकिन ये स्ट्रिंग घूमेगी नहीं, ये स्ट्रिंग मूव नहीं करेगी क्योंकि ये ब्लॉक रुका हुआ है। तो जितना टेंशन यहाँ पे वही टेंशन नीचे की तरफ यहाँ लग जाएगा। इस ब्लॉक का अपना mg डाउनवर्ड लग ही रहा होगा और यहाँ पे ऊपर की तरफ स्टैटिक फ्रिक्शन लग जाएगा। ऊपर वाला दिख रहा है, यस थोड़ा सा दिख रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन लग जाएगा। ये स्टैटिक फ्रिक्शन लिखा है हमने, स्टैटिक फ्रिक्शन लग जाएगा F स्टैटिक। अब देखना, अगर हम इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालना चाहें तो पूरे सिस्टम पर फोर्स लगा m, पूरे सिस्टम का मास 4m, 2m 6m और 1m 7m, 7m हुआ। और फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास होगा। तो 7m अपॉन फोर्स लग गया इसके ऊपर 7m इंटू a, तो a हो जाएगा F अपॉन 7m। तो ये ले बेटा एक्सेलरेशन मिल गया फोर्स अपॉन 7m। अब यहाँ पे एक इक्वेशन लिख दो, टेंशन T इज इक्वल टू 2mg। इसको भी बंद कर दो और इस छोटे से ब्लॉक का एनालिसिस करो। तो इस छोटे से नन्हे से ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम वैसे तो हम वहाँ बना ही दिए हैं, यहाँ भी बना दे रहे हैं। इस नन्हे से ब्लॉक का mg लग रहा होगा नीचे, इसके ऊपर एक टेंशन फोर्स लग रहा होगा नीचे और ऊपर की तरफ लग रहा होगा स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा है। तो इस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन बराबर होगा टेंशन प्लस mg के। हम टेंशन पहले ही 2 mg लिख चुके हैं, तो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 3 mg के बराबर हो गया। बेटा हम सब जानते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, यानी कि हम यहाँ से 3 mg इज लेस देन इक्वल टू इस लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू लिखेंगे हम म्यू इंटू नॉर्मल। इस केस में हमने एक फोर्स छोड़ दिया है, उसको अब लिख देते हैं। वॉल और ब्लॉक के बीच में एक नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लग रहा होगा, और इस ब्लॉक को अगर कोई ग्राउंड पर खड़ा बच्चा एनालाइज करेगा तो उस बच्चे को दिखेगी कि ये ब्लॉक आगे मूव कर रहा है और इस ब्लॉक पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन। यानी कि इस ब्लॉक का नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 mg इज लेस देन इक्वल टू म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन के मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास है m और एक्सेलरेशन है f अपॉन 7m। तो ये f अपॉन 7m आ गया, m से m कैंसल आउट हो गया और फोर्स ग्रेटर देन इक्वल टू इसको भेज दो, तो इस 21 mg अपॉन म्यू आ गया, 21 mg अपॉन म्यू। ये फोर्स की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें यहाँ इनइक्वालिटी नहीं चाहिए, हमें फोर्स की मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो फोर्स की मिनिमम वैल्यू हमें मिल गई 21 mg अपॉन म्यू। ये रहा बेटा आंसर। आई होप इतना क्लियर है। वीडियो को पॉज करके जरा इसको नोट कीजिएगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज, ये एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है आइए समझते हैं। मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल थीटा फॉर विच the block is just about to move is called angle of repose।
मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल फॉर विच द ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू मूव इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। इसको समझेंगे हम इस डायग्राम से। हमने यहाँ पे एक डायग्राम बना लिया, ये एंगल हमने थीटा मान लिया बेटा, और इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर हमने एक m मास का ब्लॉक पुट कर दिया। इस m मास के ब्लॉक का mg लग रहा होगा डाउनवर्ड। mg के दो कंपोनेंट हो जाएंगे ऐसे। ये एंगल अगर थीटा है तो मेरे बच्चे जानते हैं ये एंगल थीटा होगा। mg का ये कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा, और mg का ये कंपोनेंट हो जाएगा mg sin थीटा। अगर ये ब्लॉक रेस्ट पर है या जस्ट अबाउट टू मूव पे है तो इसके ऊपर एक ऐसे स्टैटिक फ्रिक्शन लग जाएगा। आई होप इतना क्लियर है आपको। इस m मास के लिए फॉर m2 फॉर द ब्लॉक just about to move स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होगी। ये स्टैटिक फ्रिक्शन बच्चे किसके बराबर है? mg sin थीटा के बराबर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे mg sin थीटा इज इक्वल टू f लिमिटिंग किसके बराबर है बेटा? म्यू इंटू n के बराबर होता है। इस ब्लॉक पर नॉर्मल रिएक्शन ऐसे मिल जाएगा n, और उस n की वैल्यू mg cos थीटा के बराबर होगी। नॉर्मल रिएक्शन ऐसे मिल जाएगा, और हम यहाँ पे लिख देंगे f लिमिटिंग इज इक्वल टू म्यू इंटू mg cos थीटा। mg से mg कट जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा इज tan थीटा, और tan थीटा इज इक्वल टू म्यू, यानी कि ये थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू मिल गया। ये जो tan इनवर्स म्यू इस केस में मिला है यही है बेटा एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज इस केस में थीटा की वैल्यू tan इनवर्स म्यू से अगर आपने थोड़ा और बढ़ा दिया तो ये ब्लॉक स्लाइड कर जाएगा। यानी कि tan इनवर्स म्यू की जो भी वैल्यू गिवन होगी उसके बराबर आपको थीटा रखना है, तो जस्ट अबाउट टू स्लाइड का केस आएगा। अगर आपने थोड़ा भी उससे इंक्रीज किया तो ब्लॉक स्लाइड कर जाएगा। ये है एंगल ऑफ रिपोज का कॉन्सेप्ट। एक अच्छा सा बढ़िया सा एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा और लेवल भी हमारा इंक्रीज हो जाएगा इस टॉपिक में बढ़िया से। तो चलिए, क्वेश्चन ऐसे गिवन है, ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर हमने एक ब्लॉक रखा है। उस ब्लॉक का मास है m, और उस ब्लॉक पर हमने फोर्स ऐसे एग्जर्ट कर दिया F, जो कि हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर लग रहा है। कह रहा है फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ थीटा, find minimum value of force at which the block is just about to move। चलिए देखिए कैसे करेंगे। इस छोटे से ब्लॉक का ये फोर्स लगा F का एक कंपोनेंट F cos थीटा, F का एक वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा और वो कंपोनेंट होगा F sin थीटा। इस m मास का mg लग जाएगा नीचे की तरफ और इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग जाएगा वर्टिकल डायरेक्शन में। एक और फोर्स लग जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन ऐसे। इतना क्लियर है? चलिए, नॉर्मल रिएक्शन अगर हम निकालें तो n प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू mg।
यानी कि इस केस में नॉर्मल फोर्स की वैल्यू हो गई mg प्लस एफ साइन थीटा। इसको डब्बे में बंद करके रख दो। अगर ये ब्लॉक जस्ट अबाउट टू मूव है तो एफ कॉस थीटा को स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर होना पड़ेगा। तो ये ले बेटा एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन ठहरो ठहरो ठहरो, एफ कॉस थीटा स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर तो होगा, लेकिन ब्लॉक जस्ट अबाउट टू मूव के केस में है तो स्टैटिक फ्रिक्शन तो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे लग रहा होगा बेटा, और वो होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन होगी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे, यानी कि एफ कॉस थीटा बराबर है स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है और वो म्यू इंटू एन होता है। तो म्यू इंटू एन के जगह पे हम यहाँ पे लिख देंगे एम जी प्लस एफ साइन थीटा। एफ साइन थीटा को इस तरफ लेके आओ तो एफ कॉस थीटा माइनस म्यू एफ साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू एम जी। यहाँ से हम एफ कॉमन ले लेंगे तो कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू एम जी हो गया। अब यहाँ से हम f लिखें तो f इज इक्वल टू म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस माइनस म्यू साइन थीटा हुआ। ये फोर्स की वैल्यू हमें मिल गई। लेकिन मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझेंगे। अगर ये ब्लॉक जस्ट अबाउट टू मूव के केस में है तो स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होगा और वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होता है। लेकिन ये अभी मूव नहीं कर रहा है, जस्ट अबाउट टू मूव के केस में है तो राइट वाला फोर्स लेफ्ट वाले फोर्स के बराबर होना चाहिए, यानी कि एफ कॉस थीटा को एफ स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू के बराबर होना चाहिए। एफ कॉस थीटा लिख दिया मैंने, और एफ स्टैटिक मैक्सिमम कितना होता है बेटा, म्यू इंटू एन होता है। नॉर्मल फोर्स एम जी प्लस एफ साइन थीटा लिखा है हमने, यहाँ पे देखना एन प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी लिखा हुआ है, n प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी लिखा है, यानी कि n इज इक्वल टू एम जी माइनस एफ एम जी माइनस एफ साइन थीटा होगा यहाँ पे माइनस, तो एम जी माइनस एफ साइन थीटा होगा। इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सॉरी बेटा, कॉस थीटा प्लस म्यू का साइन थीटा होगा। अब देखना इस पूरे वैल्यू में हमें फोर्स मिनिमम चाहिए और फोर्स डिपेंड कर रहा है इस एंगल थीटा पे। म्यू कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, तो सिर्फ थीटा पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि फोर्स यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, फोर्स वेरिएबल है। अगर हमें एफ मिनिमम चाहिए तो इस पूरे टर्म को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। देखना फॉर एफ टू बी मिनिमम कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा should be maximum। और हमें कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा आता है। हम इस पूरे टर्म को, ये टर्म हमें मैक्सिमम चाहिए तो ये मैक्सिमम तब मिलेगा जब हम इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, यानी कि d अपॉन डी थीटा ऑफ वहां पे कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू 0। डिफ्रेंशिएट करके 0 से इक्वेट कर देते हैं, यही तरीका है हमारा। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस का साइन थीटा हो जाएगा और प्लस म्यू साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू 0, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू कॉस थीटा हो गया। तो ले बेटा टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू आ गया, म्यू अपॉन 1 कर दो और यहाँ से हमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस हम जानते हैं टेन थीटा होता है, वही थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू आ गया। तो इतनी कहानी हमने अभी रची है ये निकालने के लिए। अब आपको नेक्स्ट टाइम से इतना कहानी प्रचंड रचने की ज़रूरत नहीं है, आप बस टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू लिख देना, काम हो जाएगा। अब टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू हो गया। अब इस पूरे टर्म को मैं मिटा करके आगे लिखूंगा, देखिएगा ध्यान से कैसे। ये है एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में
ये एंगल हमने थीटा मान लिया, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो ये हो गया म्यू और बेस हो गया 1, तो हाइपोटेनस हो गया √1 प्लस म्यू स्क्वायर। इस केस में साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो साइन थीटा हमें मिल जाएगा म्यू अपॉन √1 प्लस म्यू स्क्वायर, और कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो 1 अपॉन √1 प्लस म्यू स्क्वायर मिल गया। यानी कि इसमें अगर हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमें एफ मिनिमम मिल जाएगा म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा के जगह पे ये लिखना 1 अपॉन √1 प्लस म्यू स्क्वायर प्लस म्यू साइन थीटा, तो म्यू इंटू साइन थीटा के जगह पे म्यू अपॉन √1 प्लस म्यू स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे इसको और हमें एफ मिनिमम मिल जाएगा। एफ मिनिमम इज इक्वल टू म्यू एम जी अपॉन एलसीएम ले लो इनका, तो √1 प्लस म्यू स्क्वायर एलसीएम हो गया और हमें यहाँ पे मिल जाएगा 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो एफ मिनिमम की वैल्यू हमें मिल गई म्यू एम जी अपॉन √1 प्लस म्यू स्क्वायर, और ये रही मिनिमम फोर्स, ये रही बेटा हमारी आंसर। वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट कर लीजिए कैसे कैसे हमने सॉल्व किया है, पूरा तरीका देख लीजिए। याद कुछ भी नहीं करना है, ये याद मत कर लेना, ये तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ये तरीका पता होना चाहिए। आई होप इतना समझ में आया होगा, इसको नोट करेंगे ज़रा। अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं और देखिए कैसे एक नया क्वेश्चन बनाते हैं इसमें, वो भी अच्छा क्वेश्चन होगा, बढ़िया क्वेश्चन होगा, आपको मज़ा आएगा। ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा गिवन है। यहाँ हमने एक ब्लॉक रखा है, m मास का ब्लॉक है, और इस ब्लॉक पर हमने एक फोर्स एग्जर्ट किया है, ऐसे F फोर्स एग्जर्ट कर दिया है, ये एंगल थीटा है। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू गिवन है। आपको ऊपर वाला दिख रहा है, थोड़ा सा मिट गया। ये फोर्स हमने F एग्जर्ट किया है। आपसे वही क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स एट विच द ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू मूव। वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा आपको इस क्वेश्चन में। पहले जैसा ही है, थोड़ा सा हल्का सा चेंज कर देना है। जिन बच्चों को पहले वाला समझ में नहीं आया था वो इसको समझ लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस m मास के ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो ले बेटा, इसका mg लग रहा होगा वर्टिकली डाउनवर्ड, इस mg का एक कंपोनेंट इस तरफ लग रहा होगा mg साइन अल्फा, और इस mg का एक कंपोनेंट इस तरफ लग रहा होगा mg कॉस अल्फा। इस फोर्स का एक कंपोनेंट इस तरफ लग रहा होगा F cos थीटा, और उसके परपेंडिकुलर एक फोर्स लग रहा होगा F sin थीटा। इस ब्लॉक का नॉर्मल, इस ब्लॉक पर नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लग रहा होगा n नॉर्मल, और कहा गया है ये F मिनिमम कितना होना चाहिए। तो फॉर दिस F टू बी मिनिमम हमें ऐसे एक स्टैटिक फ्रिक्शन मिल जाएगा जो कि अपने मैक्सिमम वैल्यू पर होगा। इसमें मैंने एक ही में डायग्राम बना दिया है, आप वीडियो को थोड़ा पॉज करके और जूम करके नोट कर लीजिएगा। आगे हम सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे करना है। नॉर्मल की वैल्यू अगर हम लिखें तो नॉर्मल n प्लस F साइन थीटा
इज इक्वल टू एम जी कॉस अल्फा। ये दोनों अप द इंक्लाइन है और ये डाउन द इंक्लाइन है, तो ये हो जाएगा एम जी कॉस अल्फा। नॉर्मल की वैल्यू मिल जाएगी एम जी कॉस अल्फा माइनस एफ साइन थीटा। हमने n प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी कॉस अल्फा कर दिया, तो n इज इक्वल टू एम जी कॉस अल्फा माइनस एफ साइन थीटा हो गया। इसको अलग कर दीजिए, डब्बे में बंद कर दीजिए। इसके अलावा अगर ये ब्लॉक जस्ट अबाउट टू मूव के केस में है तो इस एफ कॉस थीटा को एम जी साइन अल्फा और स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू के बराबर होना चाहिए। यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे एफ कॉस थीटा विल बी इक्वल टू एम जी साइन अल्फा प्लस एफ स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू। और मेरे होशियार बच्चे जानते हैं एफ स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है बेटा, तो म्यू इंटू नॉर्मल, और नॉर्मल की जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे एम जी कॉस अल्फा माइनस एफ साइन थीटा। थीटा और अल्फा में कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से ध्यान से लिखिएगा। तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा एफ कॉस थीटा माइनस, हम इस म्यू एफ साइन थीटा को इस तरफ लेके आएंगे, प्लस का म्यू एफ साइन थीटा हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू एम जी साइन अल्फा प्लस म्यू एम जी कॉस अल्फा। यानी कि फोर्स की वैल्यू निकालें तो फोर्स इज इक्वल टू एम जी साइन अल्फा प्लस म्यू एम जी कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ये फोर्स की वैल्यू मिली। और हम सबको पता है बेटा इस केस में m कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है और अल्फा भी कांस्टेंट है, म्यू भी कांस्टेंट है। अल्फा तो इंक्लाइंड प्लेन का एंगल है ना, अल्फा पे थोड़ी डिपेंड कर रहा है, वो तो थीटा पे डिपेंड करेगा। यानी कि वेरिएबल सिर्फ ये टर्म बची कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। हमें f की मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा को डिफ्रेंशिएट करेंगे जैसे लास्ट केस में किया था वैसे ही। तो हम लिखेंगे फॉर f टू बी मिनिमम कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा शुड बी मैक्सिमम। तो हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे बेटा d अपॉन डी थीटा ऑफ कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा माइनस का साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू म्यू मिल गया, वही पहले वाला। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाला था साइन थीटा। इस केस में कितना होगा, ये रहा ट्रायंगल छोटा सा और ट्रायंगल में ये एंगल थीटा रहा, तो परपेंडिकुलर म्यू बेस 1, तो ये हो जाएगा √1 प्लस म्यू स्क्वायर। और साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू अपॉन √1 प्लस म्यू स्क्वायर होगा। और कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन √1 प्लस म्यू स्क्वायर होगा। ये आपको ना समझ में आया तो थोड़ी देर पहले हमने जो क्वेश्चन किया था उसके में हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया था, वो वही चीज़ उठा करके अब यहाँ पे हम पुट करेंगे। तो वहाँ थोड़ी देर पहले वाले में जा कर के आप देख सकते हैं। और हमें एफ मिनिमम मिलेगा एम जी साइन अल्फा प्लस म्यू एम जी कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा के जगह पे ये वैल्यू 1 अपॉन √1 प्लस म्यू स्क्वायर प्लस म्यू अपॉन √1 प्लस म्यू स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो √1 प्लस म्यू स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, ऊपर 1 प्लस म्यू साइन थीटा है तो यहाँ पे म्यू स्क्वायर हो जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू म्यू अपॉन दिस, पहले से एक म्यू था तो म्यू स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें एफ मिनिमम मिल जाएगा एम जी साइन अल्फा प्लस म्यू एम जी कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस म्यू स्क्वायर का √। ये रहा एफ का मिनिमम वैल्यू और ये रहा हमारा आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।
बहुत टफ नहीं है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा लेंदी है। इतना आज के लिए रखेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट क्लास में स्टैटिक फ्रिक्शन में जो बच गया 2 ब्लॉक प्रॉब्लम्स, उनको हम डिस्कस करेंगे। पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।